हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आप कमेंट करके बताइए 4 अप्रैल को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की क्वेश्चंस का कल के रिवीजन से। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम को बदल दिया है। भारत के द्वारा फटकार भी इसको सुननी पड़ी है। और अभी उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था बुल्गारिया और रोमानिया जो है ये आंशिक रूप के यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में आ गए हैं। यूरोप का शेंगेन क्षेत्र क्या होता है कल बताया गया था आपको। एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। सिग्मोत्सव ये आयोजित किया गया गोवा में। और पीआईबी का प्रधान महानिदेशक शेफाली शरण बन गई हैं। नवीनीकरण ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार जीता है आरईसीएल कंपनी ने। और महाराष्ट्र ने 56वीं पुरुष और महिला दोनों की राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीत ली है। महाराष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र आयोग में महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करेगा सऊदी अरब। ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया टॉप 10 क्वेश्चंस का। ठीक है ना। और आज हम लोग बात करेंगे आज के दिन के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है, तो एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखो। फ्री में क्विज, फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दोस्ती 16 नाम का अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्ती 16, ये 16 संस्करण को दर्शाता है। दोस्ती इस सैन्य अभ्यास का नाम है और यह अभ्यास त्रिपक्षीय है यानी कि ट्राइलेटरल है। आप बाइलेटरल सुनते हो, ट्राइलेटरल सुनते हो। बाइलेटरल मतलब 2, ट्राइलेटरल मतलब 3। तो इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो इन तीनों देशों में हो रहा है ये दोस्ती 16। कहां पर हो रहा है पूछा जाए तो आप बताएंगे ये हुआ मालदीव में। मालदीव से अभी पिछले दिनों में रिश्ते थोड़ा सा गड़बड़ हुए थे इंडिया के। कारण यह है कि वहां पर सत्ता में परिवर्तन हुआ, मोहम्मद मुइजू आए, इंडिया आउट का कैंपेन लेकर के आए और उसके बाद इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए वो राष्ट्रपति भी बने। और उसके बाद चाइना से जाकर के बहुत सारे डील भी उन्होंने साइन करी इंडिया को दरकिनार करते हुए। तो फिलहाल वो सब चल ही रहा था। लेकिन अब ये जो संस्करण है ये तो भाई चलता आ रहा है बहुत पहले से। हम लोग 1992 से भारत और मालदीव के बीच में ये कर रहे हैं दोस्ती नाम का अभ्यास। श्रीलंका 2012 में जुड़ा, मतलब 20 साल बाद श्रीलंका जुड़ा। और ये ट्राइलेटरल हो गया है, 3 देश इसमें चल रहे हैं। अभी इस बार बांग्लादेश को भी बुलाया गया है ऑब्जर्वर के रूप में। तो बांग्लादेश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में आ रहा है, ऑब्जर्वर के रूप में आ रहा है, सुपरविजन के लिए आ रहा है। आगे हो सकता है कुछ सालों में इसको भी ऐड कर लिया जाए। फिलहाल 16वां संस्करण है, ये याद रखना। कहां हुआ पूछा जाए तो मालदीव याद रखना। ठीक है जी। पिछले दिनों में कुछ और अभ्यास हुए थे, उनका हम लोग रिवीजन अगर करना चाहें तो यहां पर आप देखिए ट्राइलेट 2024 हुआ था। ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुआ, मोजाम्बिक और तंजानिया में। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच में होता है, अमेरिका में हुआ आयोजित। लिमितिये ये भारत और सेशल्स के बीच में होता है और सेशल्स में होता है। कटलेस एक्सप्रेस ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रहा और ये भी सेशल्स में हुआ। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा बेल्ट ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कई देश इसमें हिस्सा लिए और ये ओमान की खाड़ी में हुआ। भारत शक्ति, तरंग शक्ति, गगन शक्ति और कौन सा शक्ति? भारत शक्ति, तरंग शक्ति, गगन शक्ति, ये सभी अभ्यास भारतीय सेनाओं ने किए अभी हाल फिलहाल में। जैसलमेर में फिलहाल ये भारत शक्ति वाला हुआ। सी डिफेंडर भारत अमेरिका के बीच में पोर्ट ब्लेयर में हुआ। कहां पर है ये? अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये रिसेंट के हुए कुछ अभ्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो देखो, एसोचैम जो है एक संगठन है जिसमें हर एक साल के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। तो एसोचैम के इस बार के लिए यानी 2024-25 के लिए, 2024 का वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है ना 1 अप्रैल से। तो 2024-25 के लिए एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं संजय नायर। संजय नायर साहब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये एसोचैम की अध्यक्षता करेंगे। किसकी जगह पर आए हुए हैं? तो ये आए हैं दोस्तों अजय सिंह की जगह पर। ठीक है ना, इनको नियुक्त किया गया है। स्पाइस जेट के जो थे अजय सिंह। अब ये वित्तीय बाजारों में, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में 4 दशकों का जिनके पास अनुभव है, ये भारत सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बनाएंगे एसोचैम के जरिए। एसोचैम क्या है? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इंडिया में।
ये क्या करती है, जो जितने भी वाणिज्य वाला डिपार्टमेंट होता है ना वाणिज्य में, तो इसमें एक एसोसिएशन बना, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों में कई एसोसिएशन के बारे में आपको बताया, एक दिन इसको डिटेल में बताया भी था आपको कि हर एक का एक एक अपना एसोसिएशन होता है। जब भी कोई मांग उठानी होती है, कोई बड़ा परिवर्तन करना होता है, तो वो सब एसोसिएशन वाले एक साथ हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो वकीलों का एक होता है ना। और इसके अलावा आप मजदूरों का संगठन देखते हो। इसके अलावा आप देखते हो बैंक का एसोसिएशन, आप इंडियन बैंक एसोसिएशन सुनते हो। ऐसे ही मीडिया का एसोसिएशन होता है, डिजिटल मीडिया का एसोसिएशन होता है। सबका अपना अपना एक एसोसिएशन होता है। यहाँ तक कि अब टैक्सी ड्राइवर्स का वगैरह का, अब जो ये ओला उबर आ रहा है, मैं एक दिन याद आ रहा है मुझे, एक दिन इससे जा रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था ओला वाले से, तो वो भी अपने एक एसोसिएशन के बारे में बताया कि हम लोग का एक यूनियन है। हम लोग के रेंज में इसमें दिखाता रहता है कि जैसे ही कहीं पर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, 5 मिनट के अंदर वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं एसोसिएशन वाले, और सबको आना पड़ता है। तो एसोसिएशन का बड़ा फायदा भी होता है। ऐसे ही कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए भारत में ये एसोसिएशन है। ठीक है, 1922 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं दीपक सूद, और इस बार के लिए अध्यक्षता थमाई गई किसको, संजय नायर को। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियुक्तियां देख लेते हैं जो पिछले दिनों में हुई। जैसे शेफाली शरण को अभी पीआईबी का प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन यानी फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं। पीयूष आयन को नियुक्त किया गया है एनडीआरएफ का अध्यक्ष। और राजीव कुमार ये पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अध्यक्ष बने हैं। सदानंद दांते ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अध्यक्ष हैं। और हंसा मिश्रा को यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया है। संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त किए गए चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार कार्गो के प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष पर रहा। कार्गो क्या होता है इसको समझ लो, फिर बंदरगाह समझो। कार्गो मतलब समझो सामान, या जो सामान आते हैं, जो माल आता है बड़े बड़े देशों से, बड़ा बड़ा जो व्यापार होता है, तो वो जो माल आता है वो कार्गो होता है। और वो आएगा तो पोर्ट पर आएगा, है ना। समुद्री मार्गों से ही ज्यादा व्यापार होता है। तो बंदरगाह ये वो स्टेशन है, वो पोर्ट जो होता है वो एक स्टेशन, जैसे एयरपोर्ट होता है वो हवाई जहाजों के लिए स्टेशन, ऐसे ही जब समुद्री जहाजों के लिए स्टेशन जो होता है उसे बंदरगाह कहते हैं या कहते हैं पोर्ट। तो वो पोर्ट जो होता है उसके प्रबंधन के मामले में, मतलब किसने कितना ज्यादा माल का प्रबंधन किया, मतलब उसके पोर्ट पर कितने माल आए और कितने माल गए सक्सेसफुली तरीके से। तो इस मामले में शीर्ष पर कौन है, इस मामले में शीर्ष पर आ गया है दोस्तों पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहां पर है, यह है ओडिशा में। कहां पर, ओडिशा में स्थित है पारादीप। ठीक है ना। तो ये टॉप पर आ गया है पोर्ट पर कार्गो की डिलीवरी और उसके बाद इसके आगमन को लेकर के। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को इसने पीछे छोड़ दिया जो पिछली बार था। 2023-24 में ये टॉप पर रहा है। ठीक, 10.02 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का प्रबंधन इसने किया, और इसमें 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। पारादीप बंदरगाह की कुल क्षमता जो है 289 मिलियन मीट्रिक टन की है। अच्छा, मैंने आपको एक बार बताया था कि जो मुंद्रा वाला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट अडानी का, वो भारत में सबसे ज्यादा क्षमता वाला पोर्ट है। ये भी ध्यान रखना आप। अगला, हाल ही में भारत के कुल कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। देखो अभी जीआई टैग दिया गया पिछले दिनों में कई राज्यों के प्रोडक्ट को। तो एक बार में, जैसे जब एक बार में इनका स्लॉट शुरू होता है जीआई टैग देने का, तो कुछ दिन तक लगातार देते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन तक शांत रहते हैं, फिर देते हैं। तो इस बार जब दिए ना टोटल, जो मैंने पिछले दिनों में 2-3 दिनों में करंट अफेयर में आपको अलग अलग राज्यों का बताया भी, टोटल अगर बात करें तो 60 प्रोडक्ट को दिया गया इस बार। और अब तक का ये ऐतिहासिक फैसला रहा भारत सरकार का, कहें या कहें कि ये जीआई टैग देने वालों का, कि 60 प्रोडक्ट को एक बार में इन्होंने जीआई टैग दिया हुआ हो। ये 60 प्रोडक्ट किसी एक राज्य से नहीं थे, ये 60 प्रोडक्ट कई सारे राज्यों से थे। जैसे मैंने कल आपको बताया 15 प्रोडक्ट यूपी के थे। ठीक है ना, इस वजह से यूपी बन गया, उत्तर प्रदेश बन गया, देश का सबसे ज्यादा जीआई टैग पाए हुए प्रोडक्ट वाले राज्य में टॉप पर आ गया है। उसके बाद तमिलनाडु में है, त्रिपुरा का मैंने बताया था आपको, असम का 6 प्रोडक्ट उसको मिला है, मेघालय के 3 प्रोडक्ट को मिला है। मतलब ऐसे कई राज्यों के प्रोडक्ट को मिला हुआ है, और इसको आपको याद भी नहीं करना है, बस मोटा मोटा याद रखना है कि इस बार पहली बार है जब 60 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग एक साथ दिया गया है। दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये चेन्नई में स्थित भौगोलिक उत्पाद जो रजिस्ट्री है उसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, चेन्नई में स्थित है। पूछा जाएगा ये दोस्त, पूछा जाएगा कहां पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है भौगोलिक भौगोलिक उत्पाद
भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, संकेतक रजिस्ट्री, रजिस्ट्री, ठीक है ना, भौगोलिक उत्पाद संकेतक रजिस्ट्री। चलिए, तो इसके द्वारा दिया जाता है, 10 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। 1999 में बिल लाया गया था, 2003 में बिल जो है एक्ट बन गया, 2004 में दार्जिलिंग की चाय पहला प्रोडक्ट बना जिसे जीआई टैग मिला। ये मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं, आपको याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो देखो, विश्व बैंक ने अपना अनुमान बढ़ा दिया है, जैसा कि ये लोग करते रहते हैं अक्सर, अनुमान बढ़ाते ही जा रहे हैं। भारत की टर्म में पहले क्या करेंगे, अनुमान घटाकर बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन बीतेगा तो अनुमान बढ़ा देंगे। 2024-25 यानी कि फिर वही बात जो 2024-25 यानी 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और चलेगा 31 मार्च तक, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर और चलेगा 1 अप्रैल 31 मार्च 2025 तक। तो इसी वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने प्रेडिक्ट किया है भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट का। जीडीपी जिनको ना समझ में आ रहा हो फिर से समझ लो। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसका मतलब किसी एक देश के बॉर्डर के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष के अंतर जितनी भी सेवाओं का और जितने भी उत्पादों का उत्पादन हुआ रहता है, प्रोडक्शन हुआ रहता है, उसके सकल योग को कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि पूरे डोमेस्टिक भर में ग्रॉस कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसे कहेंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब वो सकल घरेलू उत्पाद किस दर से बढ़ रहा है, उस जो बढ़ाने वाली जो दर होगी उसी दर को कहते हैं जीडीपी वृद्धि दर, ठीक है ना, क्योंकि अपना इंडिया तो बढ़ ही रहा है। तो वृद्धि दर का सब अनुमान लगाते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि रियल डाटा किसके पास होता है, एनएसओ के पास, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के पास। यही रियल डाटा जारी करता है और यही डाटा जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय, इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इसी के द्वारा रियल डाटा जारी किया जाता है। ये वाला आपको मानकर चलना है और ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ फिलहाल आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर पर। विश्व बैंक ने इसके लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? इन्होंने अब अनुमान बता दिया 6.6%। इससे पहले कितना बताए थे? इससे पहले बताए थे 6.4%। नहीं दिख रहा है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 6.4% से बढ़ा करके ये 6.6% कर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में आज थोड़ा सा जान लो। देखो, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, दुनिया की बैंक कहते हैं एक प्रकार से, लेकिन जब ये स्थापित हुआ 1944 में तो एक्चुअली में ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आईबीआरडी, आईबीआरडी। तो आईबीआरडी के साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को जोड़ दिया गया, तब विश्व बैंक बनाया गया था। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसे बनाया गया था। अभी के टाइम पर बात करें तो अध्यक्ष इसके अजय बंगा साहब हैं, भारतीय मूल के हैं। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके इसके दोस्तों चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत, ठीक है ना। देखो, दोनों ही भारतीय मूल के हैं। आगे यहाँ पर कुछ और जो संस्थाएं हैं जिनका जीडीपी अनुमान लिखा गया है, ध्यान से नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलते चल रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने 6.6% बताया। अच्छा, ये डैश है, माइनस मत समझना, ठीक है ना, ये डैश है। फिच रेटिंग्स ने बताया 7.0%, एसबीआई ने 8% बताया, मॉर्गन स्टैनली ने 6.5%, आईएमएफ ने 6.5%, संयुक्त राष्ट्र ने 6.2%, एडीबी ने 6.7%, एसएनपी ने 6.4%, गोल्डमैन सैक्स ने 6.5%, मूडीज ने 6.8%। हैरान मत हो, याद करना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको याद नहीं करना है। चलिए, अगर इसमें आरबीआई वाला जो है उसको ध्यान ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ध्यान में रख लेना। आरबीआई है नहीं है कोई बात नहीं, आरबीआई नहीं है तो, और एनएसओ वाला अगर जो है वो ध्यान में रखना, बाकी कोई जरूरी नहीं है। वैसे जरूरत है आपको ई बुक की, अगर तो आप ई बुक ले सकते हो। ई बुक एमजेटी ऐप की सबसे बेस्ट है, मतलब सब समझ लो पहचान है। 2018 से हम लोग ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, लगातार इसमें रेगुलर इंप्रूवमेंट, हर महीने की ई बुक आती है और अब तो 3 महीने की भी आई हुई है। मात्र 20 रुपए में ये ई बुक है और इसमें आपको हर एक चीजों का चैप्टर वाइज बिल्कुल सेगमेंट सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे राष्ट्रीय घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, दिवस, थीम, योजनाएं, केंद्रीय बैंकों वाली जो घटनाएं होती हैं, बैंकिंग रिलेटेड, अर्थव्यवस्था, सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और इसके अलावा साइंस, ये सभी मतलब चैप्टर वाइज कैटेगराइज करके दिया गया रहता है। हर एक महीने का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है और ये सब क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपका डिवाइड किया गया रहता है। ये
ये ई बुक बहुत पसंद आती है लोगों को। एमजेटी ऐप पर आप इसे ले सकते हैं। अगर आप हमारी ऑफलाइन बुक लेना चाहते हो तो 2023 वाला मैंने पूरा कंपाइल करके सेम ऐसे ही पैटर्न पर चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्यू&ए फॉर्मेट में ये आपको दिया है बुक के फॉर्मेट में। तो ऑफलाइन बुक ये अवेलेबल है, आप इसे अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। कहाँ से? अमेजन से। अमेजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से और से ऑर्डर कर सकते हो। ज्यादा बुक बची नहीं है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि इस बुक में सबसे ज्यादा कंटेंट है। जितने भी चैनल्स आप देख लो, जितने भी आपको मार्केट में किताबें दिखेंगी करंट अफेयर में, सबसे ज्यादा कंटेंट जो है ये करंट अफेयर वाली अपनी ये बुक में है, ब्रह्मास्त्र में। ऐसे ही इसका नाम ब्रह्मास्त्र नहीं है, एक बार लोगे ना दिल खुश हो जाएगा। निगेटिव रेटिंग जाकर के चेक कर लेना, 2-3 महीने हो गए अभी तक निगेटिव रेटिंग कोई भी नहीं आई हुई है ना, जब से ये बुक लॉन्च हुई है। चलिए, और बाकी एलपी वाले तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बुक है, तो इसको भी ले सकते हो। देखो, ये मैं आपका इस 1-2 मिनट बीच में ले रहा हूँ, तो इसके लिए हैरान मत हुआ करो। ये हमारा यहाँ पर प्रोफेशन है, धर्म है, क्योंकि यहाँ पर जब आपको कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ इसको चलाने के लिए कुछ जरूरत पड़ती है मुद्रा की भी, ठीक है ना। तो उसके लिए ये सब जरूरी भी है। तो 1 मिनट के लिए जिनको जरूरत होती है वो ले लेते हैं, उनको बताना भी जरूरी है, वो भी हमारा धर्म है, कर्म है ना। कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल है अगर इन सबको आप लीजिए जिनको जरूरत है, जिनको नहीं जरूरत है थोड़ा सा स्किप कर लिया करो। आप लोग ना गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, हमको जानते हो हम बहुत गुस्सैल हैं, हम भी गुस्सा हो जाएंगे। चलो, किस देश ने कैनाबिस के उपयोग को वैध किया? अब देखो ये मजेदार क्वेश्चन। कैनाबिस के उपयोग को वैध किया है, किसने किया है? जर्मनी ने। देखो, कैनाबिस क्या है जानते हो? कैनाबिस है भांग, है ना, भांग, गांजा। अब ये गांजा को कह दिए हैं वैलिड, और सिर्फ वैलिड नहीं किए हैं, ये वैलिड करने के साथ ये भी कह दिए हैं कि अपने घर में भी उगा सकते हो और इसको थोड़ा बहुत लेकर के ट्रेवल भी कर सकते हो। ये भांग जो है, ठीक है ना, भांग और गांजा। देखो ये पत्ती तो गांजा की ही लग रही है, मैं पहचानता हूँ, गांव से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, इतना तो जानता ही हूँ। तो ये जो है भांग और गांजा को ये वैलिड कर दिए हैं। अब मजेदार बात क्या है, कुछ दिन पहले ही भारत में शराब घोटाले में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके बयान दिए थे इंडिया के खिलाफ कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, ऐसा है वैसा है, खत्म हो गया है, बहुत ये ज्ञान दे रहे थे। अपने यहाँ देखो जैसे वैलिड किए, चाहते हैं पूरी दुनिया में भी ऐसे ही खूब चीजें चलता रहे और नशा को बढ़ावा मिले। फिलहाल ये यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है भांग के उपयोग को वैलिड करार देने वाला। सिर्फ वैलिड नहीं किए हैं, ये कहे हैं 18 वर्ष से अधिक के आयु वयस्क जो हैं 25 ग्राम तक सूखा वाला, बिल्कुल एकदम टाइट, ठीक है ना, सूखा भांग ले जा सकते हैं और घर पर 3 marijuana पौधों की खेती कर सकते हैं, 3 पौधे लगा भी सकते हैं, है ना। ये भी ये मंजूरी कर दिए हैं। यूरोप में यही एक महानुभाव नहीं है, यूरोप वाले अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं। सिर्फ यही नहीं है, ये इसके अलावा माल्टा और लग्जमबर्ग भी यूरोप में शामिल हैं, ठीक है। फिलहाल जर्मनी आया है, जर्मनी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। और जर्मनी आपको मैप में दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है ये यूरोप की। तो यूरोप में यही फ्रांस दिखेगा आपको बड़ा सा, और इधर जर्मनी दिखेगा बड़ा सा, है ना। तो जर्मनी ये है, बर्लिन इसकी राजधानी होती है, मुद्रा इसकी यूरो है। और कौन है इसके करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है, जिनका ये बयान आया था और उसके बाद बवाल मचा था। आगे, हाल ही में कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनाई गई? तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसे डीआरसी के नाम पे जाना जाता है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं जुडीथ सुमिनवा तलुका। कौन? जुडीथ सुमिनवा तलुका, यही है। तो इनको बनाया गया है पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है ना। कहाँ का? कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का, जिसकी राजधानी किसानसा होती है। राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सिकीदी। मुद्रा यहाँ की होती है कंगोलेस फ्रैंक। आप देख लो मैप में है कहाँ पर, ये है डीआरसी। जैसे आप अफ्रीका देखोगे ना, अभी मैंने कल एक महाद्वीप वाला आपको क्लास दिया था। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसी क्लासेस आप और चाहते हो ज्योग्राफी की? क्योंकि मैं अभी आप लोगों को, जैसे बहुत लोगों को ना अवेयरनेस नहीं रहती है, बहुत लोगों को बताया गया है कि डेमो क्लास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी नहीं देखते हैं। तो उनमें से कुछ कुछ मैं क्लासेस आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ, जो वहां पर पढ़ाया हुआ है मैंने वीडियो कोर्सेज में। तो उनको देखिए आप, और देखिए वहां पर कोर्सेज में कैसे मटेरियल किस प्रकार से दिए जा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाता है तो कैसे वहां पर कंटेंट जाता है, किस प्रकार समझ में आता है कि नहीं। 1 घंटे की क्लास होती है। तो जैसे मैंने महाद्वीप वाला अपलोड किया, उसके पहले मैंने साइंस का एक अपलोड किया था, तो आप उसको देखिए एक बार। और ऐसी क्लासेस अगर और आप चाहते हैं, बीच बीच में डालते रहेंगे यूट्यूब पर, है ना। अफ्रीका अगर आप देखोगे तो वैसे तो मैंने प्लान ये था मेरा कि भूगोल में ये महाद्वीप का सारा महाद्वीप कवर करा दिया जाए यहाँ यूट्यूब पर भी। अफ्रीका में एक बीच में देश है कांगो, ये
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डीआरसी जरूर याद रखना क्योंकि एक कांगो गणराज्य भी है। ये वाला जो देश है ये कांगो गणराज्य है और ये लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऑफ कांगो है। ठीक है, तो ये वाले में बनाई गई हैं जिसकी निशानसा कैपिटल है और निशानसा जो है यहीं पर है कैपिटल इसकी। ठीक है, बाकी अभी हाल फिलहाल में किन किन देशों की कौन कौन से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे इनको रिवाइज करना चाहोगे तो सेनेगल में नए राष्ट्रपति बने थे बारिसो डेमोयो फे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मंटेनेग्रो, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने साइमन हैरिस, हंगरी के नए प्रेसिडेंट बने तामस सोलियोक और तुवालू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया फिलेटी टेओको, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, फिनलैंड के राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर स्टब और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने ओल्जास पोक्टनेव। ठीक, आगे ये रोज देखते रहोगे ना तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, इसको एक बार में मत रटने का प्रयास करना। आगे, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार किसने जीता? तो राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार दोस्तों जीत लिया है डॉक्टर कार्तिक कोमुरी ने। डॉक्टर कार्तिक कोमुरी पेशे से एक डेंटल हैं, डेंटिस्ट हैं और इनको प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध डेंटल सर्जन नेशनल फेम अवार्ड 2024 में ये दिए गए हैं जो कि मुंबई के द क्लब में दिया गया है। ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे, ये कुछ और पुरस्कार सम्मान है। देखो हर क्वेश्चन से रिवीजन आपको दिया जा रहा है और बार बार अगर आप पढ़ते रहोगे, रेगुलरिटी अगर बनाकर रखोगे ना तो मजा आ जाएगा, सब तैयार हो जाएगा। प्रोफेसर मीना चारांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला, इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन का अवार्ड मिला। मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार मिला मैथमेटिक्स का। उदय भाटिया, मानसी गुप्ता ये डायना मेमोरियल अवार्ड पाए। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ये वैश्विक असमानता पुरस्कार पाए। प्रभा वर्मा 33वां सरस्वती सम्मान पाई। टीएम कृष्णा संगीत कला निधि और मीना प्रसाद नृत्य कला निधि पुरस्कार पाए। ठीक, आगे क्वेश्चन, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी इनको मिस्र का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, इनका ये कौन सा कार्यकाल है? तो ये तीसरी बार दोस्तों थर्ड टर्म के लिए चुने गए हैं अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट। अब्देल फतेह अल सीसी को अगर आपको याद हो तो ये 2023 में ये गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, याद है, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, याद है ना। इस बार कौन थे भैया? इमैनुअल मैक्रोन 2024 के थे, 2023 में ये थे मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी। इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं इजिप्ट से, तो यहाँ पर ये 2030 तक अब रहेंगे क्योंकि ये जीत चुके हैं, तो यहाँ पर 6 साल के लिए होता है। 89.6% मतदान ये हासिल किए हैं। देखो ये 2024 का साल जो है ना चुनाव का साल कहा जा रहा है। इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जब किसी एक साल इतने ज्यादा देशों में चुनाव हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी 2024 भर में 60 से ज्यादा रिकॉग्नाइज जो कंट्रीज हैं वहां पर चुनाव होने हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे आपका अमेरिका, रूस, इंडिया, इसके अलावा ये इजिप्ट, बहुत सारे बड़े बड़े देशों के भी चुनाव हुए, हो रहे हैं या होने वाले हैं या हुए। जैसे आपने देखा भी कुछ दिन पहले रसिया का हुआ, पुतिन साहब आ गए, यहाँ पर अब्दुल फतेह सीसी आ गए, ठीक है ना। ऐसे ही आप सुनोगे इस साल भर में अभी डोनाल्ड ट्रंप चचा भी आने वाले हैं, लगे हुए हैं अमेरिका में। इसके अलावा अभी इंडिया में फिर तो आप बताओगे आगे, हाँ नहीं तो कहोगे सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक का। अंधता निवारण सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया? ठीक है, अच्छा कुछ लोग टैग देने लगते हैं कि आप इनके वाले हो, आप उनके वाले हो। हम मजा लेने वालों में है ना, हम दोनों का मजा लेते हैं और वही में हमें मजा आती है क्योंकि दोनों देने वाले से हमें कुछ नहीं है। अंधता निवारण सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। ये भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में। अंधता निवारण सप्ताह नाम से ही स्पष्ट है, अंधता को कम से कम या खत्म करने के लिए ये एक वीक डेडिकेट किया गया है, एक सप्ताह डेडिकेट किया गया है कि जिससे जो दृष्टिबाधित पर्सन है या जो लोग देखने में अक्षम हैं उनको कैसे सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। किसी को ब्रेल लिपि सिखाई जा सकती है, किसी को उस जैसे कि जिसकी वर्णांतता में जैसे दृष्टि बाधित कोई या फिर कोई कम देख पा रहा है तो उसको चश्मे दिला दिए, तो ऐसे उपकरण दे करके तो उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो इसके लिए भारत सरकार ने ये चीजें शुरू करने की घोषणा की थी। 1960 से ये चल रहा है। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तभी से उन्होंने नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इसकी शुरुआत की थी और उसी के द्वारा ये
सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, तो 1 से 7 अप्रैल आप ध्यान रखिएगा। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे 2 रोज की तरह। 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य, तो ये 1936 अगर दे दिया गया है तो आप लगाएंगे उड़ीसा। अगर पूछा जाए पुनर्गठन राज्य जब हुए तो भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला राज्य कौन सा था, तब आप आंध्र प्रदेश लगाएंगे। ठीक है ना। या हॉकी इंडिया अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार किसे मिला, तो हार्दिक सिंह को मिला था। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है कौन सा राज्य जीआई टैग प्राप्त करने के मामलों में टॉप पर है, सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। खो खो में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा 2025 में, खो खो विश्व चैंपियन बताइएगा जरूर, कल की वीडियो में बताया गया था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज लेना हो तो एमजेटी ऐप का रुख कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां सभी देख सकते हैं। हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको बहुत ही शानदार कोर्सेज मिलेंगे। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, आप जाकर के ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।